नमस्कार, वंदे मातरम। 15 सितंबर को एक आश्चर्यजनक वर्चुअल स्टेटमेंट में ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के सरकार के प्रमुखों ने, हेड ऑफ द स्टेट्स ने एक ट्राई पार्टी सिक्योरिटी के गठन की घोषणा की, जिसे संक्षिप्त रूप से ऑकस यूके यूएस के नाम से जाना जाएगा। चीन का नाम लिए बिना अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि तेजी से विकसित हो रहे खतरे से निपटने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर युद्ध जैसे क्षेत्रों में खुफिया और तकनीकी जो उन्नत तकनीक हैं उनको साझा करेंगे। जो सबसे बड़ा की फीचर है इस इंडो पैसिफिक ग्रुपिंग का वो ये कि एज पार्ट ऑफ द डिफेंस एग्रीमेंट यूएस और यूके जो शेयर करेंगे वो है न्यूक्लियर सबमेरीन टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के साथ, और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को हेल्प करेंगे ताकि उसके पास हो एक ऐसा फ्लीट जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से हो, जो ऑस्ट्रेलिया को बनाएगा द मेंबर ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ ओनली 6 वर्ल्ड पावर्स। और ये 6 वर्ल्ड पावर्स कौन है जिनके पास ऐसे सबमरीन्स हैं? यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना, अपना इंडिया और रसिया। द मूव will vastly enhance Australia's capability as the net security provider in the Indo-Pacific and its ability to counter China। अब चीन द्वारा बल प्रयोग करने की स्थिति में ताइवान जो एक देश है जो अमेरिका की सुरक्षा प्रतिबद्धता से सुरक्षित है, इसका असर उस पर भी पड़ने की उम्मीद है। ऑकस समझौता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर, अंडरसी एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी के डोमेन को भी कवर करेगा, लेकिन यह न्यूक्लियर नेवल रिएक्टर बिट है और यही है जिसने सबसे ज्यादा ध्यान को आकर्षित किया है। तो पारंपरिक डीजल से चलने वाली पनडुब्बियों के विपरीत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी में ज्यादा बेहतर सहन शक्ति होती है, ज्यादा बेहतर तेजी होती है और ये चुपके से समुद्र के अंदर काफी अधिक दूरी तय कर सकते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के ऑस्ट्रेलिया को 8 परमाणु पनडुब्बी देने के समझौते, ये जो ऑकस की ट्रीटी है, इससे साफ है कि एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए अमेरिका ने एक गंभीर पहल की है। ये जो नया गठबंधन है ये चीन के उग्र रवैये से परेशान भारत और अन्य देशों में विश्वास पैदा करेगा। ऑकस प्रशांत क्षेत्र में सत्ता का नया संतुलन बनाएगा। ऑकस ने अमेरिका के रुख में एक दृढ़ता का संकेत दिया है। ओबामा की जो अफगानिस्तान छोड़ने की घोषणा थी, उसके बाद से ही एशिया में अमेरिका के मित्रों के लिए पिछला दशक काफी निराशाजनक रहा है। फिलीपींस और वियतनाम के दावों के बावजूद चीन ने दक्षिणी चीन सागर में जो भी उथले द्वीप रहे उस सब पर कब्जा कर लिया है। पिछले साल उसके सैनिकों की हमारे भारत की सीमा पर मुठभेड़ हो चुकी है। उसके लड़ाकू विमान और जंगी जहाज ताइवान पर लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं। वो इस तरह ताइवान पर हमले का संकेत दे रहा है। चीन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ कठोर व्यापारिक प्रतिबंध लगाए हैं। जापान का एक द्वीप है सेनकाकू द्वीप और उसके आसपास चीन के लड़ाकू विमान और युद्धपोत रोज नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। कई एशियाई देशों को भय लगता है कि अमेरिकी नीति में कोई निरंतरता नहीं है और वो पूरी ताकत से चीन का विरोध नहीं करता है। वैसे ऑकस
इन सभी आशंकाओं का एक जवाब है और इसका सैनिक महत्व स्पष्ट है। दक्षिणी चीन सागर में जिन द्वीपों और समुद्री मार्गों पर चीन से विवाद उठे हैं, वहां डीजल पनडुब्बियों के मुकाबले परमाणु पनडुब्बियां बहुत तेजी से अपना काम करेंगी, काफी सक्रिय साबित होंगी। वे खुफिया सूचनाएं जुटा सकेंगी। विशेष ये जो सैनिक ताकत है, इसका वो निर्माण करेंगी और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में गहरे पानी के अंदर महीनों ये घूम सकती हैं। तो ऑकस का कूटनीतिक पहलू भी है। अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया को चीन के आक्रामक तौर तरीकों को सबसे ज्यादा झेलना पड़ा है। ऑकस ने संकेत दिया है कि चीन के दबाव का विरोध करने वाले देशों का समर्थन करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑकस के जरिए चीन को इशारा किया गया है कि उसकी आक्रामकता के गंभीर नतीजे होंगे। इस नए गठजोड़ ने दक्षिण पूर्वी एशिया को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक कदम उठाया है। ऑकस का मुद्दा इस फैक्ट से और बढ़ गया था कि ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन को प्राप्त करने में फ्रांस के साथ एक डील को रद्द करना पड़ा है और जिस डील में उसने फ्रांस से जो पारंपरिक पनडुब्बियों की जो आपूर्ति के लिए एक बड़ा ही आकर्षक मल्टी बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। पेरिस ने एंग्लो सैक्सन समूह पर पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया है और एक अभूतपूर्व कदम में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। अभी के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले जो पश्चिमी गठबंधन हैं, उनको झटका लगा है। फ्रांस ने अपने प्रमुख नाटो साझेदार द्वारा बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने अपनी बातों में जोर देकर यह कहा है, ये सबमरीन जो होंगे वो न्यूक्लियरी पावर्ड होंगे, लेकिन न्यूक्लियरी आर्म्ड नहीं होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किया हुआ है। हालांकि टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलियन नेवी को इस बात के लिए इनेबल करेगी कि जो अल्ट्रा लॉन्ग रेंज और लॉन्ग ड्यूरेशन की मिसाइल का प्रयोग वो ब्लू वाटर पर कर सके, उस ओशियन पे कर सके। अब क्वाड की बात करें तो ग्लोबल सिक्योरिटी इसके सेंटर में तो है, लेकिन डिस्कशन के मुद्दे रिस्ट्रिक्टेड हैं। जो नॉन मिलिट्री थ्रेट्स हैं, सिर्फ उन पर, जैसे कि नीड्स टू डाइवर्सिफाई ग्लोबल सप्लाई चेन, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइनीज इंपोर्ट और एक कॉमन स्ट्रेटजी टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक और कॉम्बेटिंग द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है और वो इसलिए है क्योंकि जिस तरह से अफगानिस्तान से उसे एग्जिट करना पड़ा है, तो अमेरिका के लिए एक रॉबस्ट एशिया की स्ट्रेटजी को शेप देना और अपना ग्लोबल सुपर पावर के स्टेटस को मेंटेन करना, ये उसके लिए बहुत ही जरूरी होता जा रहा है। और अगर देखा जाए तो ऑकस ब्रिटेन का एक जवाब है चाइना के उस मूव को जो यूएस के अफगानिस्तान से निकलने के बाद खाली हुए इस देश को ऑक्यूपाइड करने से रिलेटेड है। ऑकस
एक तरह से यूएस कमिटमेंट को अंडरलाइन करती है कि ये एक की प्लेयर बना रहेगा इस रीजन में। पार्टिकुलरली अगर चाइना के रेफरेंस के साथ देखें तो ये जो न्यू सिक्योरिटी अलायंस है ये एक्चुअली इंडिया को भी हेल्प करेगी टू बिल्ड अ रॉबस्ट स्ट्रेटेजिक अलायंस और जो दूसरे पावर्स हैं उनके साथ। तो इंडो पैसिफिक रीजन को अगर हम समझें तो ये एक मैरीटाइम जोन है जिसका बॉर्डर इंडिया, इंडियन एंड पैसिफिक ओशियन से बना है और इस स्पेक्ट्रम में जो भी स्टेट्स आते हैं उनको इंक्लूड किया जा सकता है। 2017 में यूएस ने फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इस कॉन्सेप्ट को अपने नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया। यह कॉन्सेप्ट इस सिद्धांत पर एम्फेसिस करता है कि जो नेविगेशन का फ्रीडम हो वो इस इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल ऑफ लॉ कायम रखे और इस रीजन के जो कंट्री हैं उनकी सॉवरेनिटी बनी रहे। दो महत्वपूर्ण सवाल जो सामने आते हैं वो ये हैं कि क्या ऑकस क्वाड का एक विस्तार है या ऑकस क्वाड को कम करने की एक कोशिश है, क्योंकि ऑकस एक न्यूक्लियर सबमरीन बेस्ड सिक्योरिटी अलायंस है जिसका मुख्य फोकस जो है वो चाइना को काउंटर करने का है, लेकिन क्वाड का ऐसा नहीं है। तो क्या यूएस अपने को क्वाड से ज्यादा ऑकस पर कंसंट्रेट करना चाहता है? फ्रांस ने अपने एम्बेसडर को यूएस और ऑस्ट्रेलिया से वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की और जब से कैनबरा ने 60 बिलियन के जो सबमरीन जो डील थी उनकी पेरिस के साथ इसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि ये फ्रांस के लिए एक झटका था, तो उन्होंने वापस बुलाया। फ्रांस के गुस्से ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। फ्रांस इसे एक मेजर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बता रहा है और इसे एक कंटेम्प्ट मानता है। तो मजाक के तौर पे, जैसा कि बॉलीवुड में एक प्रचलित है, एल्बर्ट पिंटो को इतना गुस्सा क्यों आता है, तो मीम बनाकर कहा जा रहा है कि फ्रांस को इतना गुस्सा क्यों आता है। मगर मजेदार बात यह है कि चाहे क्वाड हो या ऑकस की ग्रुपिंग हो, भारत को छोड़कर इन दोनों ग्रुप में शामिल सभी देशों का आपस में एक मिलिट्री अलायंस रहा है। फ्रांस का गुस्सा इस बात से भी है कि यूएस ने ऑस्ट्रेलिया को पुश किया, उसने एक नाटो एली को एक अदर एली फ्रांस के ऊपर चूज किया। सर्टेनली देखा जाए तो जो इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड है वो जीत रहा है। किसके ऊपर? नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के ऊपर, यानी कि फ्रांस के ऊपर। याद रखिए, वो 5 आंखें, द 5 आई वर्ल्ड की जो प्राइमरी इंटेलिजेंस शेयरिंग का एक अलायंस है वो है यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, और ये सभी इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसी हैं। फ्रांस को लगता है कि वो इस एंग्लोस्फेयर के सामने अपने आप को लूज कर रहा है। फ्रांस लॉस्ट। एक चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन ने ट्वीट किया कि न्यूक्लियर सबमरीन कोऑपरेशन बिटवीन यूएस, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया जो है, दिस सीरियसली माइंस रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, और ये एक्सेलरेट्स द आर्म रेस एंड अंडरमाइन नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट्स। और ये कहा कि ये हाईली इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और डबल स्टैंडर्ड शो करता है। चीन ने न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स फॉर जियोपॉलिटिकल गेम्स की भर्त्सना की। एक चाइनीज इंग्लिश डेली ग्लोबल टाइम्स ने एक एडिटोरियल में यह तक कहा कि ऑस्ट्रेलिया हैज टर्न्ड इटसेल्फ इनटू एन एडवर्सरी ऑफ चाइना।
and it is without mercy. अमेरिका में हुए क्वाड समिट से जो मिनी स्टॉर्म क्रिएट हुआ है बाई ऑकस के चलते, इसका इन द लॉन्ग रन इंडिया पर, अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट और करंट ग्लोबल ओरिएंटेशन जो है हमारा, इस नजरिए से देखें तो क्या मतलब निकल के सामने आता है। 21 सितंबर को भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने स्पष्ट किया कि क्वाड और ऑकस के संबंध में दोनों सिमिलर नेचर, समान प्रकृति के समूह नहीं है, और कहा कि चूंकि इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द ट्राई पार्टी ऑकस, द लेटर बीइंग नाइदर रिलेवेंट, ना तो प्रासंगिक है नॉर विट विल हैव एनी इंपैक्ट ऑन द क्वाड, और ना ही इसका क्वाड पर कोई प्रभाव पड़ेगा। और यह जोर दिया गया कि ऑकस इज ए नेसेंट सिक्योरिटी अलायंस, द क्वाड रिमेन्स अ मल्टीलेटरल ग्रुपिंग। दोनों में फर्क है। जबकि भारतीय स्थिति का यह स्पष्टीकरण विवेकपूर्ण और फैमिलियर अप्रोच है, मतलब क्वाड इज नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी कंट्री, द सेकी सिग्नल फॉर चाइना इज क्लियर। क्वाड के मार्च में हुए वर्चुअल समिट में चाइना का कोई स्पष्ट संदर्भ था ही नहीं, और ना कोई पोस्ट इवेंट ज्वाइंट स्टेटमेंट था। जो 4 अलग अलग नेशन हैं, उन्होंने अपने अपने प्रायोरिटीज और कंसर्न को हाईलाइट किया। ऑकस के गठन पे आश्चर्य कई कारणों से है। सबसे पहले, ये 3 नेशन पहले ही एक दूसरे से संबंध है, वो भी एक से अधिक तरीकों से। अमेरिका और ब्रिटेन नाटो में सहयोगी हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका ANZUS समझौते से जुड़े हुए हैं। दूसरा ये कि क्वाड की पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक से कुछ ही दिन पहले आने वाली ये घोषणा इस प्लेटफॉर्म की कंटिन्यूड रिलेवेंस और इसके लॉन्ग पेंडिंग रियलाइजेशन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाती है। और पोस्ट ब्रेग्जिट यूके का जो इंक्लूजन है, जो इतने दूर के लॉन्ग डिस्टेंस जो अलायंस में है, तो सवाल तो पैदा होता ही है भाई। अब चीन कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता, और जब जरूरी समझता है क्वाड नेशंस को इंटिमिडेटिंग मैसेजेस देता रहता है, और तालमेल तथा समन्वय के जो भी एफर्ट्स हैं, कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोचमेंट के जो एफर्ट्स हैं, उसका बार बार तिरस्कार करता है। और ये एक पैनिक सिचुएशन हो जाता है क्वाड मेंबर्स के लिए, और क्वाड समूह के सदस्य अपने बयानों में सतर्कता बरतते हैं, ओवर कॉन्शियस रहते हैं अपने स्टेटमेंट को देने में। क्वाड ने ना तो कोई चार्टर बनाया और ना ही इसका कोई सब्सटेंशियल अप्रोच रहा, और एक फियर ये है कि इट विल बी डब्ड एज एशियन नेटो, मतलब इसे कहीं एशियन नेटो ना घोषित कर दिया जाए। और चीन ने तो अपनी ओर से क्वाड को एक हेडलाइन ग्रेबिंग आइडिया बताया है, जो समुद्र की झाग की तरह खुद ही विलुप्त हो जाएगा। चीन ने बिना किसी बाधा के इस भू राजनीतिक क्षेत्र में एक जगह बनाई है, एक नीके क्रिएट किया है। चाइना ने साउथ चाइना सी में कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं, और उनको फोर्टिफाइड एयरपोर्ट्स में कन्वर्ट किया है, मतलब काफी सुरक्षित एयरपोर्ट्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एयरपोर्ट्स का रूप दिया है। आउटरेजियस तरीके से टेरिटोरियल क्लेम है वो करते जा रहा है। इसने अपने प्रति यूएन आर्बिट्रेशन कोर्ट से जो भी प्रतिकूल फैसले आए हैं, उन सबको हमेशा खारिज किया है। बीजिंग की तत्काल निराशा और तिरस्कार का अनुमान लगाया जा सकता था, यह देखते हुए कि चीन के प्रति शत्रुता ने ही स्पष्ट रूप से इस ट्रिपल अलायंस को जन्म दिया। इसके आने के पीछे ही चीन की शत्रुता थी। हालांकि चीन की प्रतिक्रिया फ्रांस की फ्यूरी की तुलना में अधिक मौन रही है, जिसने वॉशिंगटन
और कैनबरा से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया और अमेरिका के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों का जो भी सेलिब्रेशन था सबको रद्द कर दिया। फ्रांस ने लंदन के साथ अपनी रक्षा वार्ता स्थगित कर दी और ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ के बीच जो मुक्त व्यापार समझौता था उसको खत्म करने की धमकी दे दी। 5 साल पहले से ऑस्ट्रेलिया कंसीडर कर रहा है अपने ऑप्शन रिप्लेस करने का अपने सबमरीन जो बेस्ड है स्वीडिश डिजाइन पे, जो 1990 की दशक में सेवा में आए थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने अंततः एक फ्रांसीसी मॉडल का विकल्प चुना और नौसेना समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस तथ्य में अगर कम से कम थोड़ी सी विडंबना है तो वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने ओरिजिनली न्यूक्लियर डिजाइन वाले जो सबमरीन थे उनकी जगह डीजल के सपोर्ट से चलने वाले जो डीजल के सपोर्ट वाले इंजन थे उस पर वो अपने आप को लेकर आया। उसने न्यूक्लियर वाले को मॉडिफाई करने पर जोर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है लैक्स द न्यूक्लियर इंडस्ट्री। अब इस स्कैंडल वाले अप्रोच से डिले हुए, कॉस्ट एस्केलेशन हुआ और एंड इवेंचुअली एक कन्वर्ट हुआ फ्रांस के लार्जेस्ट डिफेंस डील में जो 60 बिलियन का तय हुआ था। इस डील के रास्ते में कई छोटे मोटे विवाद और नाराजगी थी, लेकिन कभी भी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिला कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। यहां तक कि फ्रांस के साथ हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्कशन में भी जहां बातचीत में सबमरीन डील सामने आया वहां ऑस्ट्रेलिया या अमेरिकियों की ओर से कभी इस बात का जरा भी संकेत नहीं दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच जो डील हुई थी यह खतरे में है। इसीलिए यह शायद ही आश्चर्य की बात है कि फ्रांसीसी पूरी तरह से नाराज हैं, पीठ में छुरा घोंपने की शिकायत करते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के यूके यूएस सौदे को एक न्यूकमर के रूप में देखना तो बेतुका होगा। माना जाता है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व के फर्स्ट पार्ट में तो ऑस्ट्रेलिया ने खुद को ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा माना और जब भी जहां भी ब्रिटिश मातृभूमि ने मांग की अपने मानव संसाधनों का योगदान दिया। जैसे ही ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अवधि में यूरोप की ओर बढ़ा तब ऑस्ट्रेलिया ने एक तारनहार के रूप में अमेरिका का साथ दिया, उसके साथ हो गया। 1973 की बात है जब चिली के सैन्य तख्तापलट और उसके बाद की 1977 में इस्लामाबाद में हुई कुछ घटना के बाद अमेरिका की भूमिका जो है वो इस चिंता पर आधारित है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में एक पाइन गैप है और यहां से वो उसकी जो अमेरिका क्या करता है कि यहां से उसकी एक स्पाई फैसिलिटी है, एक रीजनल स्पाई फैसिलिटी है, तो अमेरिका को डर है कहीं ये खतरे में पड़ सकती है। ऐसी कोई चिंता सामने अभी तक ऐसे आई नहीं है तब से और लगभग 1 दशक पहले से ऑस्ट्रेलिया उस सैटेलाइट नेशंस में शामिल हो गया है जो अमेरिका के सैनिकों को, मिलिट्री रिसोर्सों को अपने यहां जगह देते हैं, उनकी मेजबानी करते हैं। तो यानी ये आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी गई है कि यूएस प्रेजेंस विल इंक्रीज इन दिस एरिया, यानी अमेरिका का प्रेजेंस तो इस इलाके में अब बढ़ता ही चला जाएगा। भारत में जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके लिए ऑकस का जो सागा है ये मिश्रित भावनाओं को उद्घाटित करता है। कई लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया जो क्वाड यानी भारत, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया में एक भागीदार है। ऑस्ट्रेलिया यूएस और यूके से उच्च गुणवत्ता वाली परमाणु सबमरीन प्रौद्योगिकी प्राप्त करेगा जो इंडो पैसिफिक में चीन के प्रति जो डेटरेंस है उसको मजबूत करेगा। लेकिन हिंद महासागर में इंडिया के लीडिंग पार्टनर फ्रांस के साथ सहानुभूति में इंडिया में कोई कमी नहीं है। फ्रांस को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा सकता था, कई लोग पूछते हैं। इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र के सभी बिग प्लेयर्स के बीच ये जो एक अनुचित विवाद है इसको रोका जा सकता था।
कुछ विचारक इसे इस बात के संकेत के रूप में देखते हैं कि भविष्य में भारत के लिए क्या हो सकता है यदि ऑस्ट्रेलिया और यूएस फ्रांस को धोखा दे सकते हैं, जो एक उत्तरी अटलांटिक संधि या संगठन नाटो का भागीदार है, तो ये लोग पूछते हैं कि क्या ये दूसरे के साथ ऐसा नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो रोकने के उपाय क्या हैं। नई दिल्ली भी असहज है, और एक और कारण है कि भारतीय अधिकारी हैं उनको ये फेयर में डिफरेंस जैसा कुछ लोगों को दिख रहा है कि ये फेयर में डिफरेंस है, इसलिए उन्होंने डील बदल दी। इस बात की आशंका है कि इस डील से अंततः जो ईस्टर्न इंडियन ओशियन है उसमें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, जो सबमर्सिबल शिप, इसकी भीड़ लग सकती है, जिसके ये कारण बन सकता है। इट कैन काउज इरोडिंग इंडियाज टेरिटोरियल प्रेस्टीज। हालांकि अभी भारतीय नौसेना वर्तमान में वहां हावी है, लेकिन इसकी जो पारंपरिक अंडर वाटर कैपेबिलिटीज है ये सिकुड़ती चली जा रही है। परमाणु हमले वाली पनडब्बियों का एक बेड़ा विकसित करने की एक भारतीय योजना को अमेरिका से मदद का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, जो अपनी बेशकीमती न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी को अपने निकटतम जो सहयोगी के साथ साझा नहीं करता है, आज वो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसे साझा कर रहा है। सबमरीन के निर्माण में कैनबरा की मदद करने के लिए जो वाशिंगटन की जो इच्छा जगी है, वो इस संभावना को जन्म देती है कि ऑस्ट्रेलिया पूर्वीय हिंद महासागर में अपने परमाणु पनडुब्बियों को भारत से पहले तैनात कर सकता है। और ये कोई काल्पनिक बात नहीं। इंडियन नेवी जो मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन इज नॉट बिल्डिंग सबमरीन एट द पेस रिक्वायर्ड, उस तेजी के साथ नहीं बना पा रही है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती पनडुब्बियों की उपस्थिति पर जो साझा चिंताएं हैं, उसके बावजूद जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। इस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अ फ्रेंडली सबमरीन इन इंडियाज बैकयार्ड, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के सबमरीन्स को फ्रेंडली सबमरीन भी मान लें तो ये भी भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। अब बात करते हैं ऑकस बनाम क्वाड की। क्या ऐसा लगता है कि ऑकस ने क्वाड से ध्यान हटा दिया है? जो बिडेन प्रशासन तर्क को चाहे किसी भी तरह से फ्रेम करे, नई दिल्ली में असंतोष की जो भावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। नए सौदे में ऑस्ट्रेलिया के लिए यूएस द्वारा जो पक्षपात के सूक्ष्म संकेत के अलावा एक बात और है। समझौता एक क्लोज एंग्लो अलायंस पार्टनर के लिए वाशिंगटन की ओर से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है। पिछले हफ्ते ऑकस सौदे के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाले एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने यह बतलाया, इस बात को हाईलाइट किया कि ये वेरी रेयर नेचर ऑफ द एग्रीमेंट है और अमेरिका एक्सट्रीमली जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है वो शेयर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। उन्होंने कहा कि ये कई मायनों में हमारी जो नीति रही है उसका अपवाद है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आगे किसी भी अन्य परिस्थिति में ऐसा किया जाएगा। और इससे दिल्ली में कुछ लोगों को आश्चर्य होता है कि अमेरिका को एक क्वाड पार्टनर को जो ऐसा अलावेंस क्यों देना चाहिए और उसी क्वाड्स के दूसरे पार्टनर्स को क्यों नहीं दिया जा सकता। हालांकि भारत को अमेरिका से शायद ही कोई पनडुब्बी की प्रौद्योगिकी कभी प्राप्त हुई हो। नई दिल्ली इस मामले पर अमेरिकी जो डिस्क्रिशन है उसको स्वीकार कर रही है। भारत ने परमाणु पनडुब्बी तकनीकी विज्ञान के लिए रूस पे भरोसा किया है, जिसने भारत के पहले SSBN सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर जो अरिहंत है उसके रिएक्टर का निर्माण ये भी शामिल है उसमें, और एक न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का अधिग्रहण भी शामिल है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी जो SSN कार्यक्रम है
जो हम स्वदेशी तौर पे बनाना चाहते हैं। हालांकि अरिहंत में स्थापित रिएक्टर से अधिक शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर की आवश्यकता इस प्रोग्राम के लिए होगी। क्वाड के संबंध के गहन होने के बाद भारत में कुछ लोगों को उम्मीद जगी थी कि अमेरिका भारतीय नौसेना को इस तरह की न्यूक्लियर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी प्रदान करने पर विचार करेगा, लेकिन वाशिंगटन द्वारा यह स्पष्टीकरण कि ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो डील है वन ऑफ है, यानी कि बस उसके साथ किया और किसी के साथ नहीं करेंगे, भारत के एक्सपेक्टेशन को समाप्त करता है। अब ऐसी अटकलें हैं कि दिल्ली परमाणु पनडुब्बियों के लिए फ्रांस की मदद लेने पर विचार कर सकती है। ऐसा विचार है कि नई दिल्ली को अवसर का लाभ उठाना चाहिए और फ्रांस को पुश करना चाहिए कि वो न्यूक्लियर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी फॉरवर्ड करे। हालांकि भारत में ऑकस को लेकर जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आ रही है उसमें काफी सावधानी बरती जा रही है। अब नई दिल्ली के लिए लब्बो-लुआब ये है कि इसे दोस्तों के बीच झगड़े जो हैं इसमें कोई एक पक्ष लेते हुए नहीं देखा जा सकता। फ्रांस, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया सभी भारत के करीबी सहयोगी हैं और इंडियन ऑफिशियल्स एक सहयोगी को दूसरे पर समर्थन करने की ये जो अजीब सिचुएशन होगी इससे बचना चाहते हैं। इस संभावना पर चिंता के बावजूद कि आने वाले वर्षों में ऑस्ट्रेलिया की परमाणु पनडुब्बी क्षमता भारत की अपनी क्षमता से आगे निकल सकती है, भारतीय अधिकारी कैनबेरा को अपने स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट का पुनर्मूल्यांकन करने और उसका जो चीन के खिलाफ जो डिटरेंस है उसको मजबूत करने की जो आवश्यकता है उसको स्वीकार कर रहे हैं। और इसी तरह नई दिल्ली में कई लोग फ्रांस की पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाज रिसेंटली कंसील्ड डील जो है आखिरकार एक की पार्ट था। फ्रांस के स्ट्रगल जो थे कि मेंटेन करने का, उसका जो अपना एक इंडिजिनियस नेवी इंडस्ट्री है और ये उसके इंडो पैसिफिक विजन का भी एक की कंपोनेंट था। इंडिया चाहता है कि फ्रांस से उसके बायलैटरल स्ट्रेटेजिक टाइज जो है वो मजबूत हों और भारत फ्रेंच ट्रस्ट और फ्रेंच प्राइड को रिस्टोर करने में अपनी एक भूमिका अदा कर पाए। भारत अगस्त 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ की तैयारी कर रहा है और इस बारे में एक ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अनिवार्य है कि हमारे अस्थायी राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट क्या है और कलेक्टिव एफर्ट्स जो हमारे हैं वो किधर डायरेक्ट किए जाने चाहिए। हालांकि ये विषय थोड़ा जटिल है और थोड़ा लंबा भी हो गया है, लेकिन हमें विश्वास है कि आपको विषय की गंभीरता को समझने में आसानी हुई होगी। धन्यवाद।